हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गोइंग वेल। तो आज अपन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का आगे का सेगमेंट डील करते हैं। तो आज अपन सेक्शन 12 डील करने वाले हैं, जो कि कह रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जहां पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो बात होती है वो अपने सेक्शन 12 के अंदर आती है। तो ये 4 सब सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो सबसेक्शन है इसका, वो ये कह रहा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज हियरन आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका ये थंब रूल है, सेक्शन 12 का ये थंब रूल है, फर्स्ट सबसेक्शन, जो कि कह रहा है कि इन जनरल केस कोर्ट पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ग्रांट नहीं करेगा। फिर कुछ एक्सेप्शंस बता रखे हैं, जो कि आपके बता रखे हैं सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 के अंदर। तो सबसेक्शन 2 आपको इन जनरल ये चीज़ बताता है कि अगर कोई पार्टी दैट द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द वोल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट, कि वो पूरा परफॉर्म नहीं कर सकती और जितना अनपरफॉर्म पार्ट रह गया वो अपने आप में स्मॉल एंड कंपनसेबल है, तो कोर्ट वहाँ परमिशन दे देगी कि यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, कि स्मॉल एंड कंपनसेबल है सबसेक्शन 2 के अंदर। तो कोर्ट परफॉर्मेबल पार्ट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर देगी कि थोड़ा पार्ट है उसको आप परफॉर्म कर दीजिए। अब आप 2 के बाद सीधे सबसेक्शन 4 पे आइए। वहाँ पे आपको बता रखा है कि जो अनपरफॉर्म पार्ट है वो अपने आप में सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग पे है। जो अनपरफॉर्म पार्ट है वो सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग पे है, तो वहाँ भी कोर्ट ग्रांट कर देगा कि इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है। तो आपको अब पता चल गया कि फर्स्ट आपका थंब रूल के बारे में बताता है, सबसेक्शन 2 में स्मॉल एंड कंपनसेबल पार्ट के लिए है, जो कि कोर्ट परफॉर्मेंस के लिए अलाउ कर देगा। फिर सबसेक्शन 4 आपको पता है कि जो अनपरफॉर्म पार्ट है वो अपने आप में सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग पे है, तो कोर्ट ये ग्रांट करेगा कि इसका सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग पे है, तो ये परफॉर्म हो सकता है। इसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पार्ट परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकती है। सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग का मतलब है कि किसी इंजीनियर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको 4 बिल्डिंग बनानी है, उन्होंने 1 बना ली, 3 बाकी रह गई, तो अब वो बाकी 3 प्लेसेस पे जो बिल्डिंग बननी थी वो अपने आप में सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग पे थी। इसलिए कोर्ट ये ग्रांट कर देगा कि हाँ इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट परफॉर्मेंस हो सकता है। पर इसमें कहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब पार्ट परफॉर्मेंस कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी, तो वो नहीं करेगी सबसेक्शन 3 में। तो सबसेक्शन 3 भी 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, कि जहाँ अनपरफॉर्म पार्ट बिग हो पर वो कंपनसेबल हो सकता हो, तो वहाँ कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी। पर इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर प्लेंटिफ ने परफॉर्मेंस पार्ट का कंसिडरेशन पे कर दिया हो तो उसको कोर्ट बोलेगी कि हाँ अब तो परफॉर्म करना पड़ेगा, अब तो प्लेंटिफ ने कंसिडरेशन परफॉर्मेबल पार्ट का दे दिया है। और दूसरा पार्ट होता है स्मॉल एंड बिग। जो अनपरफॉर्म पार्ट है वो स्मॉल एंड बिग है पर कंपनसेबल नहीं हो सकता वो, क्योंकि उसका जो कंपनसेशन बनता है, प्रतिकर बनता है जितना, उसको तय नहीं किया जा सकता, डिटरमाइन नहीं, वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द कंपनसेशन इन दिस केस। तो यहाँ पे कोर्ट भी ग्रांट नहीं करेगी कि इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो। पर इसका एक्सेप्शन है कि इफ द प्लेंटिफ पेज होल कंसिडरेशन विदाउट एनी अबेटमेंट, कि बिना कोई कमी किए पूरी संविदा के लिए प्रतिफल का संदाय करे वादी, तो वो परफॉर्म करवा सकता है, पार्ट परफॉर्मेंस करा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट का। एंड इन दीज 2 केसेस ऑफ सबसेक्शन 3 the court may direct the defaulter party to perform the possible part which he can perform। और इसी के साथ the plaintiff has to relinquish all claims to the performance of remaining part। जितना पार्ट उनको क्लेम करना था उन्होंने कर दिया, अब जो पार्ट क्लेम करने से वो चूक गए, रह गए, तो वहाँ पे ये समझा जाएगा कि जो चीज़ उन्होंने छोड़ दी तो वो अपने आप में रिलिंक्विश कर दिया, उन्होंने खुद नहीं। तो अब अपना सेक्शन 13 कहता है राइट ऑफ परचेजर और लेजी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, कि कोई भी पर्सन है जिसके पास इम्परफेक्ट टाइटल है और वो कोई चीज़ बेचता है, तो जो खरीदने वाला है, जो यहाँ पे बायर है, परचेजर है, उसकी जो राइट्स होंगे इम्परफेक्ट टाइटल के पर्सन के अगेंस्ट, वो अपना सेक्शन 13 कुछ राइट्स के बारे में बताता है। तो ABCD करके ये 4 क्लॉजेज में डिवाइडेड है। अगर आप क्लॉज A को पढ़ेंगे तो वो एस्टोपल के बारे में, विबंधन के बारे में बताता है, जो कि कह रहा है इफ द वेंडर और लेसी हैज सब्सिक्वेंटली इफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, कि सब्सिक्वेंटली कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है, पेमेंट डिपॉजिट कर दिया जाता है और प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है, उसके बाद में अगर
जो सेलर है वो अपनी बात से हटता है तो उसकी बात पे एस्टोपल का जो प्रिंसिपल, विबंधन का सिद्धांत लागू हो जाएगा कि वो अपनी बात से वापस रिवर्ट नहीं हो सकता। फिर अपना आता है क्लॉज बी। तो क्लॉज बी कहता है कि अगर कंसेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंकरेंस ऑफ द अदर पार्टी जरूरी है, कि कंसेंट ऑफ अदर इज नेसेसरी टू वैलिडेट द टाइटल, तो यहाँ जो डिफेंडेंट है उसके बटन पे आ जाएगा कि वो कैसे दूसरे पार्टी का कंसेंट लेकर और टाइटल वैलिडेट करता है। फिर अपना क्लॉज सी कहता है रिडीम मॉर्गेज से रिलेटेड, कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी है अनअनकम्बर्ड चार्जेस, अनअनकम्बर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई चार्ज कोई लोन नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे रिडीम करवाया जाना चाहिए, मोचन करवाई जानी चाहिए। ये अपना क्लॉज सी कहता है। और डी अपना क्लॉज डी कहता है कि अगर कोई सूट कोर्ट के अंदर जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड और वो डिसमिस हो जाता है बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट टाइटल एंड वांट ऑफ टाइटल, तो यहाँ पर उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता और जो डिपॉजिट किया गया था बायर ने सेलर को जो किया था वो मनी रिटर्न करना होगा इंटरेस्ट के साथ। ये अपना सेक्शन 13 कहता है। अपना सेक्शन 14 कंप्लीट हो चुका था, पहले अपन लास्ट सेशन में सेक्शन 14 को कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 14A है जो कि 2018 में बाय अमेंडमेंट एड ऑन हुआ है इस एक्ट के अंदर, जो कि कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट्स की जो प्रोविज़न है वो अपने 2018 में अमेंडमेंट किए गए हैं इस एक्ट के अंदर, जो कि इस एक्ट के अंदर अगर कोर्ट को लगता है कि किसी स्पेसिफिक इशू के अंदर, सूट के किसी स्पेसिफिक इशू के अंदर एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ कोर्ट अपॉइंट करेगा एक्सपर्ट को सबसेक्शन 1 के अंदर। सबसेक्शन 2 के अंदर कोर्ट किसी पर्सन को ऐसा डायरेक्ट भी कर सकता है कि एक्सपर्ट को कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कोई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो ऐसा दी जाए, ऐसी हेल्प प्रोवाइड की जाए, ऐसा कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को। फिर सबसेक्शन 3 कह रहा है कि जो रिपोर्ट और ओपिनियन होंगे एक्सपर्ट के वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होंगे, ये सबसेक्शन 3 कह रहा है। और 4th सबसेक्शन कह रहा है कि जो एक्सपर्ट अपॉइंट होगा किसी स्पेसिफिक इशू के अंदर, उसके कुछ फीस, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस होंगे जो कि कोर्ट डायरेक्ट करेगा पार्टीज को कि वो जो कॉस्ट, फीस एंड एक्सपेंसेस हैं वो पे करे कोर्ट के अंदर, और ऐसा कोर्ट डायरेक्ट करेगा। फिर अपना नेक्स्ट पार्ट आता है सेक्शन 15 से, जो कि एक हेडिंग के एम्बिट में आते हैं कि पर्सन फॉर और अगेंस्ट वूम कॉन्ट्रैक्ट में बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। तो सेक्शन 15 हमारा कहता है वू में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एलिजिबल प्लेंटिफ कौन हो सकते हैं, ये हमारा सेक्शन 15 कहता है। ये प्री और मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको एकदम बाय क्रक्स इसको जान के रखें। तो एक टेबुलर फॉर्म में आप अगर इस सेक्शन 15 को जानेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी ये। तो इसमें कुछ क्लॉजेस बता रखे हैं। एक क्लॉज में बता रखा है एनी पार्टी देयर टू, कोई भी पार्टी एलिजिबल प्लेंटिफ हो सकती है सेक्शन 15 के अंदर। फिर सेक्शन क्लॉज बी के अंदर आपको बता रखा है रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयर टू। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसिपल भी एलिजिबल प्लेंटिफ हो सकते हैं क्लॉज बी के वर्चू से ऑफ सेक्शन 15। फिर अपना आता है सी क्लॉज। तो सी क्लॉज कहता है कि एनी पर्सन बेनिफिशियरी एंटाइटल्ड, कोई भी पर्सन बेनिफिशियरी एंटाइटल है तो वो भी अपने आप में एलिजिबल प्लेंटिफ हो सकता है। वो बेनिफिशियरी कैसे भी हो सकता है, मैरिज सेटलमेंट से रिलेटेड होके या फिर फैमिली कॉम्प्रोमाइज से होकर बेनिफिशियरी इंटरेस्ट है तो वो एलिजिबल प्लेंटिफ हो सकता है, ऐसा क्लॉज सी कहता है। फिर अपना क्लॉज डी कहता है कि कोई भी रिमाइंडर मैन होगा वो एलिजिबल प्लेंटिफ हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बाय टेनेंट फॉर लाइफ, वो रिमाइंडर मैन डी क्लॉज में। अब क्लॉज ए हमारा रिवर्सनर इन पोजीशन के बारे में बताता है। तो रिवर्सनर इन पोजीशन एक एलिजिबल प्लेंटिफ होगा ई क्लॉज के वर्चू से, जो कि रिवर्सनर इन पोजीशन को आप ऐसे समझ सकते हैं प्रॉपर्टी बाद में जिसके पोजीशन में रहेगी। जैसे कि ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की कि रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप इसको रख लीजिए, आप इसको यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे बी अपना राइट एक्सरसाइज करता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहाँ अगर बी की डेथ हो जाती है तो वो बी के लीगल हेयर्स को ना जाकर वापस ए के लीगल हेयर्स को रिवर्ट हो जाएगी, यानी वापस ए के पोजीशन में आ जाएगी। इसी को रिवर्सनर इन पोजीशन कहा जाता है। और आपका एफ क्लॉज है रिवर्सनर इन रिमाइंडर, जो कि कह रहा है जो उसको यूज में करेगा। जैसे कि ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की कि आप
इसको यूज़ में कीजिए, आपको रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप इसे यूज़ कर सकते हैं और आपकी डेथ के बाद में ये सी को ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे सी को एक फ्यूचर इंटरेस्ट मिला हुआ है, वो यूज़ कर सकता है, पर फ्यूचर इंटरेस्ट मिला हुआ है, उसको एक एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं मिला है यहाँ पे। तो ये रिवर्सनल इन रिमाइंडर होता है। फिर जी क्लॉज में आपने न्यू कंपनी आफ्टर अमेलगमेशन, आफ्टर अमेलगमेशन कोई भी न्यू कंपनी क्रिएट होती है तो जी क्लॉज से एलिजिबल प्लेंटिफ हो सकती है। ये कंपनी लॉ जो एक्ट है उसके टर्म्स हैं ये। फिर एच क्लॉज में आपने कंपनी क्रिएटेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, निगमन के बाद में जो कंपनी का निर्माण होता है वो एच क्लॉज आप अपने डिफाइन कर रखा है, वो एलिजिबल प्लेंटिफ हो सकती है। फिर अपन यहीं से सेक्शन 19 की बात करते तो वहाँ एलिजिबल रेस्पोंडेंट के बारे में बता रखा है। तो सेक्शन 19 में बता रखा है रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर दैम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। तो ऐसा करके एलिजिबल रेस्पोंडेंट के बारे में सेक्शन 19 में बता रखा है। जो ए क्लॉज बताता है आइदर पार्टी देयर टू, कोई भी पार्टी, एनी पार्टी अपने आप में एलिजिबल रेस्पोंडेंट हो सकती है। बी क्लॉज ये कहता है पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, कोई भी टाइटल सब्सिक्वेंटली अराइज होगा और वो क्लेम करता है तो यहाँ पे वो बी क्लॉज के वर्चू से एलिजिबल रेस्पोंडेंट होगा अंडर सेक्शन 19। फिर सी हमारा कहता है कि कोई भी क्लेमेंट है अंडर टाइटल कोई भी क्लेमेंट है तो वो एलिजिबल रेस्पोंडेंट हो सकता है डिस्प्लेस्ड बाय डिपेंडेंट, हु इज डिस्प्लेस्ड बाय डिपेंडेंट, यद्यपि प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता था ऐसा कोई पर्सन। फिर अपने सी कुछ सब क्लॉसेस में डिवाइडेड है। सी क्लॉज सी सब क्लॉज ए ये कहता है न्यू एलएलपी, न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी एलिजिबल रेस्पोंडेंट हो सकती है एसआरए के अंदर सूट लाया जाता है तो। और क्लॉज सी सब क्लॉज डी अपने कहता है कंपनी आफ्टर अमेलगमेशन, कोई भी कंपनी अमेलगमेशन के बाद में क्रिएट होती है तो वो एलिजिबल रेस्पोंडेंट हो सकती है। अब अपने ई क्लॉज कहता है कि कोई भी कंपनी, एनी कंपनी क्रिएटेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जो कि अपने एच क्लॉज में एलिजिबल प्लेंटिफ थी तो वो ही एलिजिबल रेस्पोंडेंट हो सकती है सेक्शन 19 के अंदर क्लॉज ई के अंदर। तो ऐसे अपने एलिजिबल पार्टीज सेक्शन 15 एंड सेक्शन 19 में बता रखी है एलिजिबल प्लेंटिफ एंड एलिजिबल रेस्पोंडेंट के बारे में। सेक्शन 16 अपना पहले अपन पिछले सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेक्शन 17 की जहां अपन बात करते हैं तो यहाँ बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो सकता उस पर्सन के फेवर में जिसके पास कोई टाइटल ही ना हो, कोई इम्परफेक्ट टाइटल हो वो पर्सन ही, तो वो उसके फेवर में कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बता रखा है एक क्लॉज में थंब रूल है जो कि ये कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स इन फेवर ऑफ वेंडर और लेसर। कोई भी सेलर, कोई भी वेंडर और लेसर के फेवर में कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो सकता सेल का और लेट अगर करना चाहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी तो। और इसमें बता रखा है ये भी फर्दर 2 क्लॉसेस में डिवाइडेड है कि एक क्लॉज में बता रखा है कि उस पर्सन के अगेंस्ट, उन पर्सन के फेवर में नहीं होगा वो नोइंग हिमसेल्फ नॉट टू हैव एनी टाइटल, वो खुद जानता है कि मेरे पास कोई टाइटल नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में आता है, प्रॉपर्टी को सेल करता है या लेट करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो उसके फेवर में नहीं होगा। और बी अपना कहता है कि कोई भी पर्सन हो वो गुड टाइटल में कॉन्ट्रैक्ट में आ तो गया पर वो सामने वाली पार्टी को टाइटल फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट नहीं प्रोवाइड करा सकता तो वो भी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स से रह जाएगा। और ये एक लैटिन मैक्सिम पे डिपेंड करता है जो कि है नेमो डैट क्वाड नॉट हैबिट। ये लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब है कि किसी पर्सन के पास अगर बेटर टाइटल नहीं है तो वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता। फिर अपना सब सेक्शन 2 कहता है द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 शैल आल्सो अप्लाई एज फार एज मे बी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी सेक्शन 17 अप्लाई होता है। ये सेक्शन 17